सर्वोदय जो फाउंडेशन है इसके अदर जो विंग हो गए। हाँ आइए। तो इसमें यही जो विजन जो है, हाँ ओके, विजन जो इसमें यही रखा गया कि जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षा तो आप लोग को दिया ही गया। शिक्षा के बाद से अगर आप लोग को क्या इसमें करना है, जैसे कि कुछ कौशल स्किल भी अगर उसमें और दिया जाए। अब है कि सबको उस स्तर की शिक्षा तो नहीं दी जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि अब कोई है कि अब प्रिविलेज क्लास है, तो मान लीजिए जो कि आईआईटी पास आउट है, कोई एम्स का डॉक्टर है ना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़े हुए, कोई लॉ पढ़े हुए, मतलब काफी प्रिविलेज सेक्शन। अब ऐसे लोग जो नहीं मान लीजिए कि वहां तक को पहुंच पाए, तो उनको कैसे आगे जो है ये बढ़ाया जाए। आप लोग जैसे इकोनॉमिक्स में ही पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो कैपिटल फॉर्मेशन जब तक नहीं होगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। या इसमें अभी आप रिसेंटली जैसे पॉलिटी में पढ़े कि जो लास्ट व्यक्ति है उसका अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा, मतलब कहते हैं कि जन भागीदारी उस पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो आप इसके विषय में सोच ही नहीं सकते इंपावरिंग पीपल। दूसरी बात की जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का भी एक लिमिटेशन है। जैसे कि गवर्नमेंट भी आप देखिएगा कि आपको जैसे कि फंड्स या फिर और भी कई तरह से जो मैकेनिज्म उसका है, तो उसमें कि जब तक एक सोसाइटी बाई लार्ज अगर उसका पार्टिसिपेशन नहीं हो, तो हम ये नहीं समझ सकते। जैसे अगर हम अपने ही प्रदेश की स्थिति बतावें बिहार का, तो आप लोग ज्यादा जो है इसमें ये नीति आयोग का जो भी एस्पिरेशन इंडेक्स है, किसी भी इंडेक्स में देख लीजिए, सबसे लास्ट पोजीशन किसका है। और दूसरा एक कॉन्ट्रास्टिंग आप व्यू देखिए कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में जो तैयारी करने वाले या जो ब्यूरोक्रेट्स भी है वो भी कहाँ के हैं, वो यही के। अब उसमें ये समस्या आती है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहीं का कोई आईएएस है, अब वो उसकी पोस्टिंग है उड़ीसा, मान लीजिए उड़ीसा का है, तो वो यहाँ के लोगों को चाहकर भी वो किस तरह से मदद करेगा। तो आपको भी इस स्तर पे सशक्त होना होगा कि आप एक मदद ले पाए। तो मदद ले पाए तो कैसे लीजिएगा, जैसे कि गवर्नमेंट की जो जो परियोजनाएं हैं, है ना, तो इसके विषय में आपको जानना होगा। आप जब तक आखिरी व्यक्ति को नहीं बताइए तब तक वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो जिसमें कि इंपावरिंग लीडरशिप जिसको ये कहा जा रहा है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि हर तरह से, जैसे कि सर्वोदय विद्यापीठ, सर्वोदय आपका एक सहेली करके जिसमें हम बताएं कि ऐसी जो लड़कियां हैं उनको क्या सिलाई या इससे संबंधित जो है और भी चीजें जो है, और उसमें रोजगार का भी अवसर। अब इसी में जैसे वो कंप्यूटर या ट्रेनिंग जो उसको दिया जा रहा है, इससे संबंधित जो है, अब मान लीजिए कि टैली का कोर्स कर लिया, जीएसटी जो है, या फिर अगर इनकम टैक्स जो रिटर्न भरा जाता है या अकाउंटिंग का और भी था, उसको क्या हो गया कि एक वोकेशनल या प्रोफेशनल ये ट्रेनिंग दे दिया गया। तो वो पढ़ाई के साथ साथ क्या हो गया कि उसको कहीं रोजगार का भी अवसर जो है ये दिया गया। तो इसी उपलक्ष्य में कल जैसे कि एक फाउंडेशन डे था, अब उसमें एक आपका ये जैसे सर्वोदय आईएएस भी हो गया। तब पूरा ये जैसे कि फाउंडेशन से चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं जैसे कि एकदम नॉमिनल कॉस्ट या इवन कहिए कि जीरो कॉस्ट पे ये सब चल रहा है। तो अब इसमें यह है कि सब लोगों को सबकी भागीदारी, और इसमें वही जो आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल पढ़ते हैं उसी आधार पे ये पूरा इसका जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ये परिकल्पना। इस वजह से आप देख ही रहोगे ये पुराना फोटो इसमें ये पढ़ने सर। अब इसमें कि ये फाउंडेशन जो है, तो यही हम सोचे कि इसके विषय में आप लोग को एक थोड़ा सा ये अवगत करा दें कि कल क्या था, या जो हम लोग का ये पूरा जो सर्वोदय फाउंडेशन है इसके विषय में। तो हम वही एक छोटा सा ये स्मॉल जो है यही एक वीडियो है, राहुल स्टार्ट किया जाए इसको। हाँ ठीक है, नोटबुक में लग चलिए चलिए। हाँ आई आई। ठीक है। हाँ, चलिए, कोई क्वेश्चन आप लोग का लास्ट क्लास से जो था। कोई क्वेश्चन लास्ट क्लास से? लास्ट क्लास आप लोग अटेंड नहीं किए थे क्या कोई लोग? नहीं। देखिए,
कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया, हाँ आइए आइए, चलिए जल्दी जल्दी, ठीक है। जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसका मतलब क्या हो गया, हिंदी में जैसे कहते हैं कि पूंजी का विनिर्माण। विनिर्माण इसलिए क्योंकि वो फिर से वो कैपिटल क्या होता है, फॉर्मेशन, मतलब ये एंड चीज नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि लास्ट इकोनॉमिक ईयर है, फिनेंशियल ईयर है, उसमें आपने क्या किया कि कोई कैपिटल फॉर्मेशन इनफैक्ट ये हो गया क्या, इंक्रीज इन स्टॉक, है ना। मतलब जो भी आपके पास क्या है, कैपिटल की बात नहीं करें, स्टॉक जो भी, जैसे कि आपके पास गुड्स है, अब स्टॉक में क्या है, किस चीज का, या तो गुड्स होगा एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब या तो वस्तु होगा या सेवा होगा। अब उसमें क्या है कि उसकी तादाद क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज इन स्टॉक। जैसे मान लीजिए कि जो पिछला आपका ये फिनेंशियल ईयर है 2022 टू 2023, ठीक है, और फिर 2023 टू 2024, तो 23 में मान लिया जाए कि अगर आपके पास कोई, आप एक बिजनेस यूनिट है और उसमें आपके पास जो है 1 टन गुड्स है, ठीक है। 1 टन मान लीजिए कोई भी कमोडिटी हो गया, जैसे मान लीजिए वीट के ही बारे में बोला जाए, गेहूं, 1 टन गेहूं है। नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया कि इस 1 टन को बढ़ा के जो 23 और 24 में, इसको आपने कर दिया 1.5 टन। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन स्टॉक। जो आपका स्टॉक है, और स्टॉक का क्या मतलब हुआ, इकट्ठा, जैसे आपने कोई चीज रखा तो उसमें क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि इस 22-23 में जो हमारे पास वर्क फोर्स है, ये हमारे पास वर्क फोर्स है 20,000, मतलब 20,000 हमारे पास क्या है, काम करने वाले लोग, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये वर्कफोर्स को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज करके 25 के, मतलब 25,000 लोगों को हमने, मतलब 5,000 एडिशनल जो हुआ, ये 5,000, ये जो वर्कफोर्स आपका बढ़ रहा है, ये वर्कफोर्स बढ़ा, इसको क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा इंक्रीज इन स्टॉक। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे 1 टन आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1 टन से नेक्स्ट ईयर में आपने कितना किया, 1.5 टन किया, तो क्या आपने किया, इंक्रीज इन स्टॉक। जो आपके पास जो भी चीज क्या है, स्टॉक मतलब कि उसमें आपने क्या किया, इंक्रीमेंट किया। और गुड्स एंड सर्विसेज, अब आप याद कीजिए कि जीडीपी का जो डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो क्या था, ऑल द फाइनल goods and services produced within the territory during a financial year, ठीक है। तो अब है कि आपके क्या है कि जो फिनेंशियल ईयर में, जो पीछे वाला जो फिनेंशियल ईयर है, या किसी भी फिनेंशियल ईयर में, जैसे आपको मान लीजिए कि जीडीपी जानना है 1995 से 1996 का डेटा है आपके पास, 1996 से 1998 का 2 साल का आपको देखना है, 5 साल में आपने कितना ग्रोथ किया। जैसे 2000 से 2010, आपको हम एक एग्जाम्पल ये देते हैं, एक एक्सरसाइज भी देते हैं कि आप पिछले 10-10 वर्षों का इकट्ठा जो है, जैसे जितने भी जीडीपी होंगे, तो सिंपल एक एवरेज ले सकते हैं, नॉर्मल एक एवरेज, तो आपका ऑन एन एवरेज कितना ग्रोथ है, डिकेडल ग्रोथ, है ना। जैसे कि 2000 से 2010 का आप देख लीजिए, फिर 2010 से 2020 का देख लीजिए, और फिर उसके बाद से आप डिकेडल ग्रोथ जो है आप देख सकते हैं। तो आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, और उससे आप किसी भी तरह से, तो ये आप स्वयं अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। ये डेटा आपको कहां से मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप जाएंगे, और उसमें या आरबीआई की वेबसाइट पर जाइएगा, उसमें हैंडबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी करके दिया हुआ है,
उसमें से डेटा आप उठाइए और सिंपल एक जो है कैलकुलेशन है उसमें, जैसे कि आपके पास कैलकुलेटर या कुछ भी अगर तो, या नॉर्मल भी है, इतना भी बहुत ज्यादा वो नहीं। तो आप 10 साल का आप डेटा ले लीजिए, फिर आप देख लीजिए कि जीडीपी में कितना ग्रोथ है, और आप इससे निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप 2015 से लेके और 2020 तक का, या आप और कंसाइज कर लीजिए 2017 से लेके 2022 का अगर आप जीडीपी का डेटा देखिएगा, तो आपको बहुत उसमें जो है सो निगेटिव मिलेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप देखिएगा लास्ट 2 साल 3 साल क्या था, कोविड आया था, कोरोना आया था। तो अब है कि यही स्टैटिस्टिक्स का एक खूबसूरती भी होता है कि आप कोई भी फिनेंशियल ईयर को अगर हमको दिखाना है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, तो हम कहां से सिलेक्ट कर लिए? 2020 से, जिसे हम कहें कि 2019 से लेके और 2024 तक, इस बीच में शुरू में 2-3 साल में कितना जीडीपी में आपका ये डेवलप, तो आप देखिए बहुत डीप हुआ था। सप्लाई, लास्ट क्लास में लोग एक्सप्लेन भी किए थे कि डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, दोनों कैसे जो है वो उस समय क्या हो गया था, ऑलमोस्ट जीरो हो गया था, प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा था लॉकडाउन की वजह से, और लोगों की नौकरियां चली गई तो डिमांड भी डाउन हो गया था। तो जितने फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो सब क्या हो गए, वो धीरे 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 वो सब डिक्लाइन कर रहे थे। तो यहाँ की वही चीज बताया जा रहा है कि एक फिनेंशियल ईयर में जो आपके गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए आपके टेरिटोरी में, तो जब इंक्रीज इन स्टॉक इधर इन टर्म्स ऑफ गुड्स और इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, किसी भी आपको टर्म्स में, तो उसको कहेंगे क्या, इंक्रीज इन स्टॉक। समझ में आ रहा है? जो आपके पास लास्ट ईयर जो स्टॉक था, उससे आप क्या किए, एक इंक्रीमेंट किए, एक उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई तो इसको क्या कहा जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन। और जब तक इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक क्या होगा, ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे कि कैपिटल, और यही कॉज और इफेक्ट दोनों आपको बताए भी थे, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ये इंडिकेटर क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में कोई क्वेश्चन है क्या? कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि वर्कफोर्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो वर्कफोर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, हाँ ये क्या हो गया, ट्रैफिक जाम हो रहा है क्या कहीं? हाँ हाँ हाँ, वर्कफोर्स बढ़ेगा तो इंक्रीज इन स्टॉक होगा। तो अब जैसे कि वर्कफोर्स बढ़ेगा अगर, तो वर्कफोर्स बढ़ेगा तो वर्कफोर्स क्या, किसी वर्किंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो जब इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये कंजम्पशन, इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। और कंजम्पशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो यहीं से वो इंप्लॉयमेंट जनरेशन, इंप्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है ना, मतलब कि उसको क्या हो रहा है, उसका रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है तो आय बढ़ेगा, और इनकम जब बढ़ा तो कंजम्पशन हुआ। और जैसे ही वो कंज्यूम किया, या कोई भी चीज अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डिमांड है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर इतने लोग हैं, अब सबको समोसा खाना है, तो समोसा उतना प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि डिमांड बढ़ रहा है। तो अब जैसे ही डिमांड आपका इंक्रीज होगा, डिमांड अगर आपका बढ़ रहा है, तो आपको एडिक्वेट क्या करना होगा, सप्लाई भी, सप्लाई भी आपको करना होगा। समझ में आ रहा है? तो सप्लाई आप कैसे कीजिएगा, सप्लाई मतलब क्या हो गया, आपूर्ति, और डिमांड ये हो गया आपका मांग। तो आपूर्ति आप कैसे करेंगे, उसका उत्पादन करके, मतलब प्रोड्यूस करके, उसका प्रोडक्शन जो है वो क्या करना होगा, तो इंक्रीज करना होगा। और प्रोडक्शन जब आपको इंक्रीज करना होगा, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, वर्कफोर्स बढ़ा देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इंडिया में तो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है, तो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है?
अनएम्प्लॉयमेंट एक क्वेश्चन है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट सबको फैक्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? समस्या क्या आ रही है? वही क्यों नहीं करना चाह रहा है? हाँ, तो यही तो ये जो सुझाव है कि हम क्या करेंगे, जैसे कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम इंडस्ट्री लगाएंगे, तो इंडस्ट्री लगाना ये कुछ वैसा ही होगा कि जैसे जिस दिन हम BMW खरीदेंगे सबको घुमाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये मतलब ये हुआ कि जो सजेस्टिव मेजर्स भी होगा, एक हम बातचीत नहीं की जाए लोग, जैसे जो सजेस्टिव मेजर्स भी है वो कैसा सजेशन भी होना चाहिए। जैसे हमको मान लीजिए सजेस्ट करने को कहा जाए कि आप सुझाव दीजिए, तो कैसे सुझाव आप दीजिएगा? जैसे कि सीधे मान लीजिए कि सर इस बिल्डिंग को और बड़ा कर देते हैं, भाई ये तो हो गया, ये तो फिर वही बचकानी बात हो गई। तो प्रैक्टिकली आप कैसे उसको इंक्रीज कीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। हाँ, स्किल डेवलपमेंट जो इन्होंने बताया कि जो एडिक्वेट आपके पास स्किल है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं कि इनोवेशन में, आप ऐसे समझिए, आज से अगर आप 50 साल पीछे आपको हम लेके जाएं और आप लोग में से कोई केवल सिंपल ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट में, वो अगर ऑनर्स है, फर्स्ट डिवीजन अगर किया हुआ है, वो क्या होता था, उसके बारे में ये माना जाता था कि वो एक स्थायी तौर पे कहीं ना कहीं, मतलब वो किसको कहते हैं ना कि उसका रोजगार, मतलब उसके लिए कहीं नौकरी रोजगार ये सोचना ही नहीं। आज से 50 साल पहले, आज के डेट में आप अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आप एमए जो है पॉलिटिकल साइंस से आप पढ़े हुए हैं, जो ऑनर्स तो छोड़ दीजिए, आप जो है एमए हिस्ट्री किए हुए हैं, या जितने भी स्ट्रीम है सब में आप मास्टर्स किए हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि ये एक एडिक्वेट जो है एक रिक्वायरमेंट है, या फिर इससे जो आपकी रोजगार जो है ये समस्या दूर हो जाएगी? नहीं। तो जैसे उस समय जो है 50 साल पहले, आप इस चीज को समझिए, ये सजेस्टिव मेजर्स क्या था कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। तो सिर्फ शिक्षा से नहीं होगा, अब आपको स्किल भी जानना है, क्योंकि शिक्षित लोग बहुत सारे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हम आपको एग्जाम्पल में दे दिए थे कि केवल गोल्ड मेडलिस्ट लोगों का ही अगर आप कीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो हर स्ट्रीम से कोई ना कोई ये गोल्ड मेडल ले के आ रहा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तकरीबन पर ईयर जो है ऑन एवरेज 7 से 8 9 लाख केवल गोल्ड मेडलिस्ट निकल, केवल ये। जैसे कि मान लीजिए कि ये बीए हिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, ये साइकोलॉजी में होंगी, ये सोशियोलॉजी में होंगी, ऐसे ही सबका एक स्ट्रीम में, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होगा, कोई सिविल इंजीनियरिंग, आप इस चीज को समझ रहे हैं? तो जैसे कि पॉपुलेशन आपका क्या हुआ, ग्रोथ जैसे किया, तो अब इसको ह्यूमन कैपिटल में हम कैसे बनाएंगे? तो एक तो है कि हमारा वर्कफोर्स तो बढ़ रहा है, तो वर्कफोर्स केवल बढ़ जाना ही जो है ये इंडिकेटर नहीं है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इस चीज को समझ रहे हैं आप लोग? वर्कफोर्स को क्या करना होगा, आपको ट्रेन करना होगा, स्किल्ड करना होगा, है ना? समझ में ना? जैसे कि और जो स्किल है आपका वो कंटेम्पररी है कि नहीं, समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर आप जो है पुराना वाला जो है लैपटॉप होता था, उसके पहले कंप्यूटर होता था, उसके और पहले आप जाइएगा तो पहले जैसे कि बैंकों में जाइएगा तो एक बैंकल मशीन होती थी, आप वो चलाना जानते हैं। आज वो मशीन अगर हम कहें तो कोई जान भी नहीं रहा है कि ये होता नहीं, समझ में आ रहा है? तो अब आपके पास जो स्किल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, मतलब कि आपको क्या, टेक्नोलॉजी, या इसमें क्या होना चाहिए, अपग्रेडेशन। तो केवल वर्कफोर्स बढ़ जा रहा है तो ये गारंटी नहीं दे रहा है, तो अब इसमें क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज, तो अब वर्कफोर्स बढ़ रहा है तो इस वर्कफोर्स को क्या करना होगा, ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड, एडिक्वेट नॉलेज, है ना? तब उसके बाद से आप क्या कीजिएगा कि आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर पाएंगे। प्रोडक्शन आपका कैसे इंक्रीज किया, तो आप देखिए, तो कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो आपका क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ फर्दर इट लीड्स टू इकोनॉमिक
डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? तो अब ये देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, तो डिमांड ड्रिवन तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा तो उसका जो डिमांड, कम से कम बेसिक एमिनिटीज जो है आपके, जिसको बेसिक्स कहते हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथ, है ना, अगर अब इनकी ही बात करें तो ये सबका रिक्वायरमेंट होगा, है ना, ये तो रिक्वायरमेंट एटलीस्ट सबका होगा। समझ में आ रहा है ये चीज ना, ये रिक्वायरमेंट तो सबका होगा। तो इतना कम से कम आपको फूड प्रोडक्शन करने के लिए फूड ग्रेन जो है ये क्या होगा, ये प्रोडक्शन करना होगा। अब आप दूसरे पक्ष पे समझिए कि आपका पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, एट द सेम टाइम जो अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं, याद कीजिए तो, है याद किसी को? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, और वही एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं, या यहीं पे आप ला दीजिए स्किल। इनफैक्ट जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ये क्या होता है, ये एक स्किल ही होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि जो टेलरिंग जो काम हो गया, अब उसमें क्या है कि मान लीजिए कि हमको एक्सपर्टीज है, तो ये एक क्या, एक सामान्य स्किल है, ये सब कोई नहीं सीख सकता है। इसके लिए क्या है, एक विशिष्ट आपके पास कौशल होना चाहिए, है ना। जैसे कि उसके लिए क्या, वो प्रशिक्षण लिए हुए है, जैसे कि टेलरिंग हो गया, या और भी बहुत इस तरह का जो स्किल है ना। तो अब वो क्या है, उसमें स्किल है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो वर्कफोर्स आपका क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है, तो लैंड लेकिन आपका क्या चाहिए, लैंड धीरे धीरे स्विच करेगा। एक पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो तभी तो बिहार क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी में कैसे हो गया, क्यों ऐसा हो गया, पहले बंगाल होता था, तो बिहार से तकरीबन 46% लैंड जो है वो निकल के कहा चला गया, साउथ बिहार जो होता था आपका, वो हो गया क्या, झारखंड। और पॉपुलेशन क्या हो गया, एक यहाँ, अब पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी बढ़ गई। समझ में आ रहा है? और झारखंड का क्या पोजीशन है पॉपुलेशन में? नहीं ध्यान आ रहा है? अब जैसे कि ये आपका 46%, तो तकरीबन 50% आप समझिए, तो लैंड जितना आपके पास पूरा बिहार में है, इतना ही कहां चला गया, साउथ बिहार में। और पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, वो इंक्रीज, तो लैंड क्या आपका होगा, लैंड आपका ये स्क्वीज किया। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वर्कफोर्स तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड क्या हो गया, वो आपका कम पड़ रहा है। उसके बाद से जैसे कि लैंड, लेबर, ठीक है, ये तो है हमारे पास। अब ये केवल लेबर कहने का मतलब यहाँ फिजिकल लेबर की बात नहीं हो रही है, जैसे स्किल्ड जो लोग हैं, तो अगर इसी पॉपुलेशन को स्किल किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल। हमारा ह्यूमन कैपिटल अगर ये बढ़ेगा, तो ह्यूमन कैपिटल केवल संख्या जो हमारी मान लीजिए कि ये बढ़ते जा रही है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आप देखिए कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आप अगर इंडिया में केवल ये एलिजिबिलिटी आप रख देते हैं, एक ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपका स्ट्रीम कोई मायने नहीं रखता है, और एज ग्रुप आप रख दीजिए 21 to 40, ठीक है। और उसमें आप एक ठीक ठाक अगर सैलरी उसमें अगर आप जो है वो देते हैं, तो आप देखिए उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने बढ़ जाएंगे। समझ में आना है? तो अब ये क्या है, जिसको बोलते हैं ना कि ओपन मेरिट एग्जामिनेशन एक्सेप्ट ग्रेजुएट, 21 से लेके ये 40, तो इस पूरे वर्कफोर्स को आपने क्या किया ये। लेकिन आप ये क्या होता है, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट और एस्पिरेंट है ये बढ़ गए, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर ये बढ़ गए, लेकिन इसमें से जो वेल ट्रेंड जिसको कहते हैं कि एकदम फोकस्ड होकर जो उसमें प्रिपरेशन कर रहा है, वो लोग कितने हैं, जो सामान्य भाषा में जिसको कहते हैं कि भाई ये तो केवल नंबर है, फाइट इतने ही लोगों के बीच।
ठीक, समझ में, आप समझ रहे हैं इस चीज को ना। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया कि आप लोग शायद उसको आसानी से कनेक्ट कर पाए। ठीक वैसे ही वर्कफोर्स तो आपका बढ़ रहा है, लेबर जो है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो बढ़ रहा है, उसको क्या आप वैसा स्किल दे रहे हैं कि नहीं? अगर इसको हम क्या करें, उस तरह से स्किल दें, तो हमारा ह्यूमन कैपिटल जो अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, कैपिटल फॉर्मेशन। कभी भी इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल अगर फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल मतलब क्या है कि इंक्रीज इन स्टॉक। तो जो हमारी संख्या अगर है वो धीरे धीरे अगर बढ़ रही है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने क्या किया कि हमने स्किल दिया, मतलब हमने उसको कौशल दिया, दक्ष बनाया, इफिशियंट बनाया। तो अगर स्किल ये देंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या, लैंड, तो लैंड तो हम बढ़ा नहीं पाएंगे। लेबर जो है इसको हमको क्या करना है, ये अगर हम स्किल कर जाए, है ना। और तीसरा ये यही कैपिटल जो बताया जा रहा है, कैपिटल यहाँ पे जो कैपिटल का मतलब वो क्या, इन्वेस्टमेंट, या वही पूंजी जो इन्होंने अभी उदाहरण दिया क्या कि इंडस्ट्री लगाएंगे। इंडस्ट्री तो लगाएंगे, लेकिन आप में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, कैपिटल, क्यों नहीं करें। अब यही है कि अगर आप कहिए कि भाई मैं एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हूं, मैं एम्स से पढ़कर आया हूं, मेरे पास पूंजी नहीं है, मैं इस गांव में क्या कर रहा हूं, जाके प्रैक्टिस करना चाहता हूं, आप में से कितने लोग मदद करेंगे, बताइए क्या होगा फिर। लोग उसमें कैपिटल उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने का, चले चलो देखते हैं, कोई तो कोई इन्वेस्टर होगा। समझ गया ना आप इस बात को। तो आप उसके पीछे क्या, तो आप देखें कि ये एम्स पास आउट है, डॉक्टर है, कुछ करना चाहते हैं, इनको सहयोग दें। जरूरी नहीं है कि वो कैश के ही रूप में हो, वो ये कहेंगे कि सर यहाँ पे एक छोटा सा मेरा क्या है, एक जमीन है, या फिर यहाँ क्या, यहाँ आपका क्लिनिक खुल सकता है। ये आपको मैं व्यवहारिक तौर पे आपको उदाहरण दे रहा है। तो वहां से एक वो केवल डॉक्टर नहीं होता है, वो डॉक्टर क्या हो गया, इंडस्ट्री हो जाएगी। कैसे, वो यहाँ पे सहयोग करेंगे, फिर उसके बाद से एक दवा की दुकान आएगी, फिर हो सकता है भविष्य में और जो है यही इंक्रीज इन स्टॉक, 3 साल 4 साल 5 साल की प्रैक्टिस के बाद हो सकता है वहां एक हॉस्पिटल का निर्माण हो। फिर उसके बाद से क्या होगा कि एक छोटा सा वहां सेटलमेंट और एक अर्बन जिसको कहते हैं ना कि वो आपका अर्बनाइजेशन, इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ योर डेवलपमेंट। जैसे शहरीकरण होता है, वो एक क्या होता है, इट इज वन ऑफ द, केवल वही नहीं है इंडिकेटर, वो क्या है, इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ योर डेवलपमेंट। जैसे आप लोग एक नाम सुने होंगे, पूरा, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जो साइंटिस्ट थे, उनका एक सपना था, नाम आप लोग अनुमान लगाए कि नहीं, क्या नाम उनका, प्रेसिडेंट बोले हैं भाई, पंखा बंद करना पड़ेगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट भी थे, चौधरी चरण सिंह साइंटिस्ट थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तब बताइए, आपको लगा कि भारत रत्न वाला कुछ है क्या, तो यही बता दीजिए, लो भारत रत्न कितने लोगों को मिला इस साल। हो सकता है कि पूछ दे एग्जाम में, कौन कौन लोग हैं बताइए तो। हाँ 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 हाँ, और ऑर्डर में बता सकते हैं सबसे पहले किसको मिला था। अच्छा, इधर से भी कुछ लोग आ रहे हैं ऑनलाइन। हाँ ठीक है, बहुत सही समय से बताया आपने, गुड, एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, और ये कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ बताइए। हो सकता है इस बार बीपीएससी प्रीलिम में एक उम्मीद हम कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर से संबंधित क्वेश्चन आए, तो जैसे इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है, इनके विषय में थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। और क्या पढ़ना है, तो यही कि 2-3 चीज की, इनकी राजनीतिक जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो किस पॉलिटिकल पार्टी से हुई थी, ठीक है। फिर उनके जैसे कि गांव का नाम क्या था, इनका जो विधानसभा में जैसे यहाँ पे वो कितना, कब से कब तक रहे, मुख्यमंत्री कब रहे, क्या कार्यकाल कैसा था, कौन सा जो है कोई माइलेस्टोन, मतलब कि थोड़ा सा जो है इनके विषय में, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसमें से पहले से प्रिपेयर्ड रहिएगा, तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको बहुत आगे ले जाता है मार्क्स में, है ना। तो एक उम्मीद ये किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना कि बिहार के ही है,
और उनको मिला भारत रत्न। और ऐसे भी 5 लोग, एम एस स्वामीनाथन, उनके विषय में क्या 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 बोल रहे हैं? हरित क्रांति, हाँ हरित क्रांति क्या था? हाँ हाँ, हरित क्रांति ग्रीन जो ये रिवोल्यूशन था, ऐसे ही 3 4 5 और रिवोल्यूशन होते हैं, जैसे उसमें एक व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं, और क्या है, हाँ येलो रिवोल्यूशन भी है। तो ये सबका क्या है, इसका भी एक लिस्ट आप लोग बना लीजिए। जो हरित क्रांति है इसका जो है टाइम फ्रेम क्या है बताइए, तो याद आ रहा है? हाँ तो ये क्या होगा, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच हम करें कि एक से एक सब ये जुड़ा हुआ है, तो आप उसके विषय में थोड़ा सा ये, ठीक है। तो खैर यहाँ ये, अब इसमें क्या है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या करना है, इसको जब तक आप स्किल्ड नहीं करेंगे तो आपका ये फैक्टर सब क्या है, ये प्रोडक्शन में है। तो वर्कफोर्स बढ़ना जो है ये गारंटी नहीं है कि आपका क्या होगा, कि आपका इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ होना ही होगा। वर्कफोर्स बढ़ने का या ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन केवल अगर आपका ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये नहीं जरूरी है कि आप जो है नेसेसरली जो है आप ग्रोथ करेंगे। ये समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ देखिए कि जब आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो फिर क्या होगा इसके बाद से बताइए, डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? अब इसके जो जो एस्पेक्ट है, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इसके वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट जब होगा तब आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल जिसको कहते हैं। ये क्या हो रहा है आपका, ह्यूमन कैपिटल। तो अगेन ह्यूमन कैपिटल जब आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं या ह्यूमन, तो कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत दोनों आ गए। कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत क्या, एक तो फिजिकली आपके जो गुड्स बढ़ रहे हैं, दूसरा क्या है कि ह्यूमन कैपिटल भी आपका ये बढ़ रहा है। तो अमर्त्य सेन और एक और थे, एक इकोनॉमिस्ट बांग्लादेश के, नाम याद है उनका? हम्म, हाँ हाँ हाँ। तो ये लोग वेलफेयर इकोनॉमिस्ट जो है ये लोग कहलाते हैं। इन लोगों ने ये कहा कि जो पॉपुलेशन जो कह रहे हैं ये कोई समस्या नहीं है, इसको अगर आप स्किल्ड अगर किया जाए, जैसे कि आज इंटरनेट का आपको देख रहे होंगे कि डिजिटल आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, अगर सारे लोग यहाँ पे एक कोडिंग डिकोडिंग सॉफ्टवेयर या ऐसा बना सकते हैं, या सब में एक फिनेंशियल और प्लस टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज, इसको फिनटेक का आज के डेट में कहा, तो बैठे बैठे आप सब लोग को यहीं पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, उस तरह का। अब फिर यही निर्भरता कहाँ आ गई सरकार पे, समझ में आ रहा है? अभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आप पार्क में जाइएगा तो 5 बजे लोग सरकार वहां बनाते हैं और 5 बजे सरकार गिराते हैं, मतलब सुबह सुबह ही। लेकिन जैसे ही जब करने वाली बात आती है तो सरकार पे, अभी थोड़ी देर पहले हम आप लोग को एक दिखा रहे थे, एक छोटा सा स्नैप एक वीडियो का, तो सरकार तो वो आ ही जाएगी आपके पास। आज आप लोगों को आप कन्विंस कीजिए ना, अपने पहले मित्र लोगों को ही बताइए किस तरह से कोई कार्य है, ये आपके साथ आएंगे, फिर उसके बाद से ये मतलब कि सोसाइटी को इंपावर किया गया ना, यही कॉन्स्टिट्यूशन जो सरकार के लिए है वही कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए भी तो है, समझ में आ रहा है? तो ये जो दोषारोपण, सरकार क्या कहेगी कि सर जाके देखिए ना कि जो पैसेंजर ट्रेन का क्या हालत है, आप सबको तो जेल में नहीं न डाल सकते हैं, टिकट कोई ले नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट के पास भी रोना है और यहाँ भी रोना है। ठीक वैसे ही कि कट ऑफ इस बार आगे बढ़ गया, सर क्या करें, अगले साल और पॉलिटी पढ़ते जाएंगे, इस बार इकोनॉमी, वही देखिए यही रिलेटिव क्या है, असेसमेंट है। रिलेटिव असेसमेंट, उसी जिस पेपर को आप टफ कह रहे हैं उसी पेपर में कोई तो आगे बढ़ा है ना, अगर आप सही से देखिए। और हम ये कहें कि भाई वो अच्छी कोचिंग किया है, वो इसका संसाधन, तो आप देख रहे होंगे आए दिन जो एग्जाम्पल आपको मिल जाए, तो उसमें से क्या है, आप देखिए बेसिक कम्युनिटीज उससे वो फाइट करके निकला है। जो लोग अच्छी कोचिंग किए, बहुत सुख सुविधा संसाधन
से परिपूर्ण वो नहीं। जैसे अगर पूरे वर्ल्ड में आप देखिए, यही तो इकोनॉमिक्स है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ है, रिसोर्सेज सबसे ज्यादा या नेचुरल रिसोर्सेज किस किस कंट्री में है, या किस कॉन्टिनेंट में कह लीजिए, है अफ्रीका में। संसाधनों से परिपूर्ण मेरा अफ्रीका। और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बताइए अफ्रीका की क्या हालत है, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी पूरी दुनिया में कहाँ है? बताइए। अफ्रीका में। तो मतलब क्या हुआ कि केवल जो है रिसोर्सेज होने से, संसाधनों से परिपूर्ण होने से ये नहीं, उसका क्या होगा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन आपने नहीं किया। और कहा अफ्रीका चले गए आप बगल में ही अपना ही एक हिस्सा जो प्रदेश है झारखंड देख लीजिए। झारखंड के पास सबसे ज्यादा क्या है, रिसोर्सेज है, लेकिन वही क्या है, जो प्रबंधन जिसको कहते हैं ना कि मिसमैनेजमेंट। तो मिसमैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, तो सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, उसमें गवर्नेंस भी है और उसमें लोग भी हैं। समझ में आ रहा है ना ये। तो अब यहाँ पे जब आप देखिएगा कि जो लेबर को हम क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल स्किल आप कीजिएगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू नॉट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। सो व्हाट, क्या क्वेश्चन है फिर आपका? अब इसमें ये देखिए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जब आपका ये हो रहा है, तो फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको ये बढ़ाना होगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब आप बढ़ाइएगा, तब इसके बाद से क्या होगा, इंक्रीज इन स्टॉक। और यही आपका जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ड्यूरिंग ए फिनेंशियल ईयर, ये आपका क्या होगा, जीडीपी। और जीडीपी इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ योर इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए कि अब इसको आपने क्या किया कि स्किल किया। अब एक लेवल के बाद से क्या हो जाएगा, खैर ये पूरा बताइए क्या था। प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल। और इन्होंने क्या ये सपना एक बनाया था, मतलब ये, और लोगों को एक ब्लूप्रिंट भी दिया था कि कैसे जो है वो डेवलप करेगा। एक बुक भी इनकी थी, इंडिया 2020 करके, वो लिखा गया था। इन्होंने ये बताया था कि जो आपकी अर्बन एम्यूनिटीज हैं, उन अर्बन एम्यूनिटीज को, या जो शहरीकरण, जिसको शहर में जो सुविधाएं जो होती है, अगर वो गांव में अगर आप दे रहे हैं लोगों को, जैसे कि क्या है, क्यों गांव से लोग जाते हैं शहर में, सबसे पहला तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो किस तरह का एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आपका ये जो कैपिटल पटना है, ये खाने पीने इन सब चीजों पे किस पे आश्रित है, बगल के गांव में। अगर वहां से फूड सप्लाई यहाँ नहीं हो, तो ये जो शहर किस पे डिपेंडेंट है, पटना। और देखने के लिए क्या है कि पटना क्या है, एक एफ्लुएंट जो है जगह, मतलब यहाँ संसाधन है, यहाँ पैसा है, तो आप पटना जो है, गांव से लोग क्या करते हैं आते हैं। अगर वहीं पे उनको मार्केट मिले, मार्केट इन सेंस, जैसे मान लीजिए कि मेरा रियल प्रोडक्शन क्या है, खेत है, तो अब खेत में से हम कोई उत्पादन कर रहे हैं सब्जी, और वहीं से वो सब्जी जो है, जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन आपका जो इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आपका वही इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए। कौन से दोनों? जैसे आपका एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपका जैसे सड़क का निर्माण हो गया, है ना, या और दूसरा क्या हो गया आपका, डिजिटल, है ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इंटरनेट की सुविधा वहां पे हो। तो अब वहीं पे उसको अगर मार्केट मिल जाए, तो वो अपने सामान को यहाँ पटना लाके उसको बेचने की जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या है कि जो रियल प्रोडक्शन जो आपका हो रहा है, मतलब जो आपके किस पे, लैंड पे, वहां से सीधे वो कमोडिटी कहाँ जा रहा है, मार्केट में।
समझ में आ रहा? तो ये कैसे संभव है? या तो फिजिकल वहां पे हो और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डेवलप कर देते हैं और प्लस उनको क्या करना है, एक स्किल डेवलप करना है कि ऐसे जैसे कि आप कैसे पहली बार जब आप कोई सामान बुक किए होंगे अमेजन पे, तो उसमें क्या है वो सीखने में आपको टाइम लगा होगा। अब क्या आप चलते चलते जो है कोई कि आपको ये कैसे हुआ, ये हुनर हुआ स्किल। या पहली बार स्मार्टफोन जब आप चलाएंगे, पहली बार जो टीवी का रिमोट, तो ये कैसे है उसको सिखाना पड़ेगा, मतलब उसको दक्ष बनाना होगा। तो कंप्यूटर ऑपरेटर, तो वहां से वो क्या कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो डेवलपमेंट अगर हो गया, तो ये आपका फिर अगेन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, मार्केट उसका कैचमेंट एरिया बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये जो आपने क्या किया, अर्बन एम्यूनिटीज जो है ये किसको दे दिया, रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तो जो फोर्सफुल माइग्रेशन है, फोर्सफुल माइग्रेशन मतलब जो मजबूरी में जो माइग्रेट कर रहा है, ये नहीं होगा। अब उसकी इच्छा है, वो मन करे तो वो दिल्ली में जाए, मन करे तो मुंबई जाए, मन करे तो इंडिया के बाहर जाए, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन जो मजबूरी में जो ट्रांसफर होता था कि भाई हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे, हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, जब तक हम मुंबई नहीं जाएंगे तब तक हम हीरो नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज थी। अब डिजिटल ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा जो है यहीं के लोकल जो टैलेंट्स है, अब आप जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म बना, तो आप देखिए कि अब उसके बाद से मूवी इंडस्ट्री पे ही क्या हो गया, ये जो जितनी आप इंडस्ट्री है उसी के ऊपर जो एक तरह से ये क्या हो गया, आप एक बहुत बड़ी चुनौती मिल गई है ना, नेचुरल टैलेंट जिसको बोला गया। तो आपने क्या किया, इंपावर किया, वही जो लेबर फोर्स जो कह रहा है, तो इंपावर किया, तो अगेन कैपिटल फॉर्मेशन ये हुआ। आपने किया क्या, केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, यही होता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर। दो गांवों को बस सड़क से जोड़ देना है, बिजली उनको दे देना है, और फिर क्या, तो जो डेवलपमेंट होता है ये सरकार डेवलप नहीं करती है, कौन डेवलप करता है, लोग डेवलप करते हैं। इस चीज को समझिए, जो विकास है ये कहाँ किसके लिए है, ये लोगों के लिए है। तो सरकार को डेवलप नहीं करना है, सरकार का काम क्या है कि कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन। जैसे कि आप लोग अभी रिसेंटली पॉलिटी पढ़े हैं, इसलिए आप लोग इसको समझ पाएंगे आसानी से। जो फर्स्ट जैसे ही 50 के बाद का जो दौर था, आप लोग जैसे डीपीएसपी भी पढ़े, उसमें क्या था, इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करने के लिए ये क्या करे, गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम लेके आए। तो अब जो शुरू का जो दौर था, जो 1950 ऑनवर्ड्स जो था, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग के पास एक सिस्टम नहीं था अपना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जैसे लेके आए। तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था, या जो वहां से हम लोग क्या कर रहे थे, उसी आधार पे धीरे धीरे धीरे, और एक इवोल्यूशनरी फेज है, आप समझ रहे हैं। तो लोगों को भी सशक्त करना है, लोग जब तक समझेंगे कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पे, तो गवर्नमेंट का जो रोल था वो क्या था, एक शासक के तौर पे, है ना, वो शासन कर रही थी। फिर उसके बाद से और डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट का रोल कैसे होगा, बताइए। जैसे जैसे आपकी डेमोक्रेसी जब इवॉल्व करेगी, तो गवर्नमेंट पहले क्या थी, शासक थी, मतलब जो करना है आप सरकार पर ही आश्रित है। फिर जब धीरे धीरे, और तो उसने क्या, जैसे 91 वाला फेज था, तो वो क्या किया था, जो एलपीजी, धीरे धीरे जो लाइसेंस राज है उसको ये क्या किया, कम किया, और मार्केट ड्रिवन दिया, और इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट। फिर उसके बाद से आप देखिएगा, तो लोग क्या किए, जो पब्लिक जब आपकी इंपॉवरमेंट हो गई, तो वो भी इस गवर्नेंस का एक स्टेक होल्डर हो गई। जैसे कि अब सरकार आपके ऊपर शासन नहीं कर रही है, अब सरकार क्या है, एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका है, जिसको बोलते हैं एक फैसिलिटेटर। इस चीज को समझिए, फैसिलिटेटर मतलब कि वो आपको एक सर्टेन जो है, जैसे एक हम आपको दे दिए बना के, आपको एक दुकान आपको जैसे चलाना है, फिर कहेंगे कि भाई आपका जो प्रॉफिट है, चलो उसकी शेयरिंग हम लोग कर लेंगे। तो अब ये जो सशक्तिकरण का ये जो दौर है, इसमें क्या किया गया, गवर्नमेंट अब फैसिलिटेटर हो गई है, गवर्नमेंट अब कुछ नहीं करने जा रही है। इस चीज को समझिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे आपको आधार कार्ड आपका बन गया,
आपका पैन कार्ड बन गया, या और भी आपको डिजिटली हम दे दिए, आपको जो चेंजेस करना है वो कीजिए। समझ में आ रहा है ये? अब आपको वो सशक्तिकरण, अब आपको इंपावर किया गया, तभी तो ये मेक इन इंडिया स्टार्टअप, ये क्या है, ये इस दौर के वजह से ये प्रोग्राम स्कीम, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक गवर्नमेंट आई इसलिए, ये फेक 75 ईयर्स इसमें लगे हैं। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं ना? लास्ट क्लास में भी आप लोग को बताए थे 2007 में इंडिया को क्या लगा था, फर्स्ट ट्रिलियन आने में 2007 में, और फिर नेक्स्ट 10 इयर्स में 1 more ट्रिलियन, और फिर उसके बाद से 2017 के बाद 2021 में 3 ट्रिलियन, 24 में हम लोग हैं 3.9 के करीब, मतलब 4 ट्रिलियन के करीब। नेक्स्ट 1 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन, हार्डली 1.5 ईयर्स। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपको देखिए कि स्टॉक तो बढ़ रहा है, जो हमारा डेफिनेशन है उसके हिसाब से तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आप दूसरा देखिए कि गल्फ भी कितना क्रिएट हो रहा है ना? कि मतलब रिचर आर बिकम, रिच पीपल आर बिकम मोर रिचर, और पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर। मतलब आप ये समझिए कि ये और ज्यादा जो है ये पुअर, एक गल्फ होता जाएगा, तो हमारा जो गोल है पूरा वो तो ये यही पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको कैसे आप कम कीजिएगा? इंडस्ट्री लगा के नहीं, स्किल करके, स्किल्ड रहिएगा तो ऑटोमेटिक इंडस्ट्री जो है वो आएगी। ये समझ में आ रहा है? तो यही ह्यूमन कैपिटल जो है ये फॉर्मेशन जो है ये ज्यादा है, कैपिटल फॉर्मेशन में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये ज्यादा है। क्लियर हो गया यहाँ पर? कोई क्वेश्चन? इसके अलावे जो आउटपुट काम में जो एक और देखा क्या था, ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंजम्पशन, ये क्या हो गया इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट। अब आपके जो भी प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया को डॉक्टर है, अब उसका डिमांड यूएस में ज्यादा है, यहाँ का इंजीनियर है उसका डिमांड ज्यादा है, यहाँ का जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सामान, उसका डिमांड बहुत ज्यादा अगर है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सेल कीजिएगा तो सामान कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ऐसे ही आप स्टेट ऑफ बिहार के बारे में सोचिए कि यहाँ पे जो रियल प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर, मतलब कि खेतों में। अगर उन सामान को सीधे मार्केट अगर मिल जा रहा है तो क्या हो गया वैसी स्थिति में, किस कौन बेनिफिशियरी कौन होगा, फार्मर होगा। और यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या जो भी पॉपुलेशन है वर्क फोर्स वो किस पे आश्रित है, एग्रीकल्चर। तो आप जैसे ही एग्रीकल्चर और इसके विषय में अगर आपने कैपिटल फॉर्मेशन किया या उनका गेन बढ़ा, ये आप सब्सिडी देके नहीं कर सकते हैं, इस चीज को समझिए ध्यान से। सब्सिडी जब आप देते हैं तो इससे क्या होता है, एक असिस्टेंस होता है, सहायता होता है, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर किलिंग द मार्केट, जो मार्केट जो उनकी अपॉर्चुनिटी है उसको तो किल कर दिए ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरा देखिए, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा कौन ले रहा है, कौन इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा कौन ले रहा है उसी गांव से, बिचौलिए नहीं। अभी आप लोग सही जगह नहीं पहुंच रहे हैं, सोचिए थोड़ा सा। आप लोग ऑनलाइन बुक करते हैं कोई चीज तो क्या होता है, कौन सी कंपनी है, अमेजन। तो वो कहां से, आप अगर रिमोटेस्ट विलेज से भी अगर आप ऑर्डर करते हैं कि भाई हमको क्या चाहिए, तो हमको जो है कोई टी शर्ट खरीदना है, आपके एकदम गांव में एकदम आपके दरवाजे पे लेकर ला रहे हैं कि नहीं, गांव तक। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा कौन ले लिया, और आपको फ्री में तो वो दे नहीं रहा है, तो आपसे क्या लिया, पैसा। मतलब पैसा लेने के लिए उसको कहीं दूर आपके घर से पैसा निकल रहा है, और कहा जा रहा है। और ऑन द कॉन्ट्ररी इसी का आप रिवर्स सोचिए, क्यों नहीं हम वहां से कोई गुड्स अगर सेल करें और वो पैसा यहाँ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर गांव में सब व्यक्ति का पर हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, उनका इनकम लेवल बढ़ रहा है, और टैक्स वो कहां देगा, टैक्स कहां देगा, कहां जाएगा टैक्स वो, इंडिया में भी कहा, अपने ही स्टेट, अपने ही बिहार में। समझ में आ रहा है?
और जो भी टैक्स आएगा तो गवर्नमेंट जो यहाँ पे जो बजट जो देगी उस बजट का, बजट क्या होता है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, बजट क्या होता है? हुँ? तो गवर्नमेंट कैसे बजट करती है, तो पहले क्या बताती है? गुड, पहले एक्सपेंडिचर को बताएगी, फिर बताएगी कि रेवेन्यू जो है हम कैसे उसको जनरेट करेंगे। रेवेन्यू अगेन दो तरह का, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जब उसके पास टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा तो वो अपनी बजट का क्या करेगा, साइज ज्यादा करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और एक तरफ 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो जो गवर्नमेंट का जो बजट का साइज है वो बढ़ेगा। तो शिक्षा के मद में, कृषि के मद में, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में, स्वास्थ्य के जो आपका जो हो गया, इन सब में क्या होगा, फंड्स एलोकेशन ज्यादा होगा। तो यहीं पे अब इसी में आप देखिए कि जो आपका कैपिटल क्या हो गया, जो आउटफ्लो हो रहा है, उस कैपिटल को आपको क्या करना है, इनफ्लो करना है। तो फिनेंशियली आप क्या हो गए, इकोनॉमिकली आप क्या हो गए, इंपावर हो गए। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, लोगों को जो स्किल, क्योंकि आप लैंड तो बढ़ा नहीं सकते हैं। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट से, या जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर इसको कहते हैं, आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? क्वालिटी है। हम्म? हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये लैंड है ना, अब इसी लैंड में और इतना ही बड़ा एक और लैंड है। इस लैंड में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि 100 kg, ठीक है, और इसी 100 kg को आपको इंक्रीज करके, अगर इतना ही बड़ा लैंड दूसरा जगह है और उसमें आप दूसरे किसी तरीके से, अगर आप या किसी भी, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि साइंटिफिक वे में, ये 100 kg अगर 150 kg का, तो ये कहा जाएगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। समझ में आ रहा है? 2 ही घंटे पढ़ के अगर आप 60% नंबर ला रहे हैं और 2 ही घंटे पढ़ के कोई व्यक्ति 70% ला रहा है, तो ये कहा जाएगा कि उसकी इफिशियंसी क्या है, वो ज्यादा है ना। तो मतलब कि गिवन टाइम में वो क्या कर रहा है, वही जो लैंड आपके पास है, इससे क्या करना है आपको, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी बताइए? जैसे आप ज्यादा बेहतर और बढ़िया काम कब कीजिएगा, जब आपका वही टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जब होगा, तब जो है ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अगेन कैपिटल फॉर्मेशन एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक आप लोग का, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर हो गया? हाँ, हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए ना, जो पूछना है कोई इसमें। हाँ, डिफरेंस, नहीं कोई जरूरी नहीं है, कोई भी चीज यहाँ जरूरी नहीं है। हर जगह जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, ये जैसे कि आप ये समझिए, अभी तो आपको एग्जांपल हमने दिया ना कि 5 ट्रिलियन नहीं, आप 10 ट्रिलियन बना दीजिए, लेकिन आपका जो लास्ट मैन है, ये जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक नहीं। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान हमारे पास है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सब चीज का प्रावधान है, बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या इससे सब लोग जो इम्पावर्ड हो गए हैं, बिल्कुल नहीं है। समझ में ना, उसको इम्प्लीमेंट, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। वही चीज है कि जब तक लास्ट मैन, और इसका पार्टिसिपेशन कब बढ़ेगा, जब, इसीलिए बेस्ट क्या था इंडिकेटर, पर कैपिटा रियल इनकम,
पर कैपिटा रियल इनकम बढ़ना चाहिए। तो पर कैपिटा इनकम हमारा क्या है, कम। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखिए तो वर्ल्ड वाइड हम लोग विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर में, पांचवी बड़ी इकोनॉमी हम लोग हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी और स्टारवेशन जैसा सिचुएशन जो है ये है कुछ एरिया में। जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आप आए दिन सुनते होंगे कि जो फार्मर्स है वो क्या है, वो सुसाइड कर रहे हैं। अभी भी अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो 6 से 7% जो है इंडियन है, उसी में से आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो अनाज दिया जाता है, कितने लोगों को टारगेट किया गया, 80 से 90 करोड़ के करीब। 90 करोड़ और आपका पॉपुलेशन 140-42 करोड़, मतलब 90 करोड़ लोगों को अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत जो है क्या कहते हैं, ये मतलब कोई गौरव या फिर कोई उपलब्धि वाली बात नहीं है कि सरकार उनको जो है ये अनाज दे रही है। ये क्या हो गई, हाँ। और इसमें जो खर्च आ रहा है, ये खर्च उतना ही है जो 1947 के करीब आपकी जो जीडीपी थी, 2.47 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ रूपी। इतना रुपया मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपया जो है पर एनम जो है हम लोग का इसमें जो है कॉस्ट। समझ में आ रहा है, ये जो हम लोग जो अनाज दे रहे हैं, तो अब उनको क्या करना है, ये कोई बहुत मतलब ये अच्छी स्कीम के स्तर पे तो गवर्नमेंट का काम है ही है कि जो आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो अभी तक डिपेंडेंट है, ये जो है आपके लिए कहीं ना कहीं इट इज है पॉलिसी में आपने या इम्प्लीमेंटेशन में करना, वो अभी तक सशक्त क्यों नहीं हो पाए। बात समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है इस चीज को। जैसे कि मान लीजिए कि आप आपके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स हैं तो वो खर्च किए, पढ़ाए लिखाए सिखाए। अगर मान लीजिए कि आप जो है एक स्तर के बाद से अब आपका क्या कि अब उनकी डिपेंडेंसी एटलीस्ट इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ही या फिनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में वो डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। और अगर वो डिपेंडेंट ही रह गए, इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं वो फेल्योर है। अब क्या वो उसका पर्सनल फेल्योर है या वो सिस्टम की वजह से फेल कर रहा है, ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि गवर्नेंस की वजह से, जैसे कि मान लीजिए कि आपने वैसा सिस्टम बना दिया, जैसे आप चाहे एजुकेशन सिस्टम पे यहीं से सजेस्टिव मेजर्स आते हैं कि आपको जो सुझाव देने होते हैं जो आंसर में, वो यहीं से आते हैं। समझ में आ रहा है कि क्या वो व्यक्तिगत तौर पे उसकी मतलब असफलता है या सिस्टम के जनरेटेड, तो गवर्नेंस का फेलियर है। जैसे कि कई लोग अभी भी राइट्स अपना नहीं जानते, वो फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखिए, आप लोग तो मान लीजिए पढ़े हुए हैं उसको, आपकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए वो लिखा गया वो अभी भी अपने राइट्स को नहीं जान रहा है, वो अभी भी अपने ड्यूटीज को नहीं जान रहा है, वो अभी भी ये नहीं जान रहा है कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं। तो ये किसका फेल्योर है, ये गवर्नेंस का फेल्योर है। और गवर्नेंस का फेल्योर जब हम कहते हैं, इसमें केवल सरकार नहीं है, इसमें कौन है, इसमें लोग भी हैं, क्योंकि आप भी उसके स्टेक होल्डर हो गए ना। अब समझ में आ रहा है ये चीज। इसलिए ये जो चीज है कि नॉट नेसेसरली इस पर कैपिटा रियल इनकम, तो ग्रोथ, यही तो क्वेश्चन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि इकोनॉमिक ग्रोथ अभी तक ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्यों नहीं ट्रांसलेट हो पाया। क्या बिहार को आप छोड़ के इंडिया ग्रो कर सकता है, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, यहीं की है। और पॉपुलेशन वाइज भी हम लोग टॉप 3 स्टेट में है। और यूपी को अगर आप जोड़ दीजिए तो यूपी बिहार, अगर मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज आप कह लीजिए, एक तरह से पूरा अगर गवर्नेंस या कोई भी सिस्टम है वो यही है। यूपी बिहार को आप नेग्लेक्ट करके आप समझिए एक बहुत बड़ा इधर पॉपुलेशन है। तो अब ये जब आप आगे पढ़िएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस तो और सीखिएगा इसको ज्यादा डिटेल में, कि जैसे कि गुड पॉलिटी, तो गुड पॉलिटिक्स और बैड इकोनॉमिक्स दे डू नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। मतलब इकोनॉमी जो है उसको अच्छा होना ही होगा, तो पॉलिटिक्स कहां से ये आपका होता है, यूपी और बिहार से डिजाइन। आप समझिए बिना यूपी बिहार के तो कोई यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती है इस देश में। हाँ, और इकोनॉमी कहां से डिराइव हो रहा है, कहीं और से। हाँ, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, ये क्या, ये संपन्न स्टेट है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए और पॉलिटी है, तो ये कौन उसको, ये यही तो है, पॉलिटी इज द गार्डियन ऑफ इकोनॉमी। आप इसको जब तक इम्पावर नहीं कीजिएगा, अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, चाहे आप कितना भी ज्यादा जो है आप
इकोनॉमिक ग्रोथ कर लीजिए। समझ में आ रहा है ये चीज ना, ये चीज। चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखिए। तो कुछ और क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ, अब उसको डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे ना एग्रीकल्चर, देखिए कई तरह का एग्रीकल्चर। यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है कि जो लैंड होल्डिंग है अपने यहाँ ना, जैसे ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे आप देखिएगा तो स्मॉल फार्मर्स ज्यादा है ना, स्मॉल फार्मर्स, तो वो उतना ही उत्पादन कर ले रहा है जिससे कि उसका भरण पोषण हो जाए। मतलब वो इस स्थिति में नहीं है कि इस स्थिति में नहीं है कि वो गुड्स या फिर मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसको क्या करे कि उसको अगर वो बेच रहा है और उससे वो अपने परिवार का एक अच्छा जो है एक जीवन यापन कर पाए, वो उस स्थिति में नहीं है। लैंड होल्डिंग क्या है, वो कम है। कुछ खास लोगों के पास ही ज्यादा जमीन है। आप देखिएगा, अगर हम नॉर्थ बिहार की बात करें तो पर हाउस होल्ड अगर 5 बीघा भी अगर हम जमीन कहें, 5 बीघा भी हम ज्यादा ही कह दिए, 3 या 4 बीघा, वो भी बहुत मुश्किल है एग्रीकल्चरल में, बहुत कम मिलेगा। अब देख, तभी तो पॉपुलेशन डेंसिटी न बढ़ गई। एक और सबसे बड़ी समस्या अभी आप देखिएगा बिहार में, उसको नोट भी कर लीजिए, आप लोग को लिखने में ये बहुत ध्यान, नोट ही कर लो आप पूछिए नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा कि एग्रीकल्चरल लैंड का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रियल एस्टेट में, ये एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। हो सकता है ऐसा, मतलब ईश्वर न करे, लेकिन आगे आने वाले समय में ये फूड क्राइसिस वाला सिचुएशन भी हो जाएगा। जबकि अभी भी बिहार में चाहे जितनी भी गरीबी रही हो, आप ये देखिएगा कि खाने के बगैर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। मतलब इसको पता ना कि भुखमरी वाली स्थिति नहीं थी, क्योंकि आप देखिएगा जब से आप हिस्ट्री भी पढ़िएगा, ये लैंड क्या है, सबसे फर्टाइल लैंड प्लेन्स है। तो अब उसमें है कि कहीं भी मतलब इतना उपजाऊ जमीन कि आप ऐसे, आपके पास कोई स्किल भी नहीं है एग्रीकल्चर का एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप ऐसे बीज ले जाके आप छोड़ दीजिए तब भी वो क्या हो जाएगा, वो क्या है, इस तरह का उपजाऊ जमीन। अब उसका कन्वर्सन आप कहाँ कर दिए, रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट का मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग बना दिया। बिल्डिंग का मतलब कि ये गवर्नमेंट वाली बिल्डिंग नहीं, जैसे आप ही का जमीन है, मान लीजिए कि 3 बीघा जमीन है, आप 3 भाई हैं, तो 3 भाई हैं तो एक एक बीघा, मान लीजिए बहुत सिंपलिस्टिक ये बंटवारा हम कर देते हैं, एक एक बीघा 3 लोगों का हो गया। उसके बाद से सब व्यक्ति का अपना अपना क्या होगा, उसमें एक घर। और वो जो घर है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर भूमि वाली, मतलब कृषि वाली जो है जमीन, वहां पे आप खेती तो यहाँ पे नहीं कीजिएगा बोरिंग रोड में। बोरिंग रोड में कहां से खेती होगी, लेकिन किसी समय में ये क्या था, गंगा नदी के किनारे का इस तरह यहाँ खेती होती होगी किसी समय में। आपने इसको क्या कर दिया, एक बना दिया कमर्शियल। और यही जो स्थिति है, ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट का बिहार में कहानी है। और हर डिस्ट्रिक्ट को छोड़िए, हर एक ब्लॉक लेवल तक क्या है, ये इस तरह से ये बढ़ रहा है। तो ये आने वाले समय में, अधिक नहीं 5 से 10 साल में, एक बहुत बड़ी चुनौती है आने वाली। इसको आप लोग हमेशा हाईलाइट कीजिएगा। और ये आंसर राइटिंग में या ऐसे भी जब से आपसे मतलब कोई सजेस्टिव मेजर पूछे, तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है ये कहानी है। हाँ, क्या क्या, हाँ, तो हर चीज सरकार के पीछे क्यों पड़ जा रहा है। बिल्कुल, तो ये इनिशिएटिव कहाँ से अब होना चाहिए, लोगों के तरफ से। भाई जैसे कि आप ये समझिए कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, डॉक्टर हमको कह रहा है कि आप सुबह शाम जो है 5 किलोमीटर टहलिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समोसा खाए जा रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का फेलियर है कि मेरा फेलियर है। नहीं, पहले इस चीज को समझिए कि हेल्थ अगर हमको सुधार करना है तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि मैं, हाँ, ड्यूटी कब होती, जब वो क्या उस तरह से कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कि नहीं। समझ में आ रहा है, तो ये गवर्नमेंट पे जो दोषारोपण वाला है कि सरकार ये इनिशिएटिव करेगी, सरकार हमको नहीं कह रही है कि भाई हम अलग हट के जो है वहां पे हम अपना एक घर बनाए। नहीं नहीं, उनको बोल लेने दीजिए पहले। हाँ, आप ये सजेस्ट कीजिए कि गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल बनाए, कोई रेगुलेशन बनाए, कोई कानून बनाए कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनेगी,
किसी भी तरह का जो घर भी अगर बनना है तो एक इतना ही छोटा घर बनाइए जिसमें कि आप रह सकें, क्योंकि लैंड, जैसे मान लीजिए कि आप 2 लोग हैं आपके परिवार में, आपने एक हवेली बना के एक रखा हुआ है ना, कि 50 लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे, समझ में आ रहा है। आप 3-3 4-4 गाड़ियां वहां रखे हुए हैं, आप बाहर निकलते हैं सड़क पे आ रहे हैं, तो सड़क पे जैसे ही आए तो वो क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर और वो इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास क्या, एक बड़ी सी गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा, उसमें बैठने वाला व्यक्ति कौन, एक व्यक्ति, लेकिन आपने जो स्पेस ऑक्युपाई किया कितना किया। अब मेरे जैसा व्यक्ति जो पैदल चलता है मान लीजिए, तो उसके लिए पेडिस्टेरियन इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से गवर्नमेंट बना पाएगी, समझ में आ रहा है। तो इसका ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये सजेशन दीजिए कि भाई जो लोग अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं पब्लिकली, उनके ऊपर 4 लोगों के बराबर पेनल्टी कर दीजिए। हाँ, सिंगापुर में होता है। आप अकेले गाड़ी लेके तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसे बढ़ेगा, ऐसे ही तो बढ़ेगा ना। आप किसी भी जगह चले जाइए, अच्छा बाद में उसको किया जाएगा बस। और कोई क्वेश्चन इससे संबंधित, ये समझ गया ना गवर्नमेंट इनिशिएटिव, हो गया, हम समझ गए, आपकी भावनाओं को समझ गए। हम लोग करते हैं बात, तो क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद में करेंगे चर्चा उस पर। और कोई क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है ना, अब इसको होल्ड कीजिए क्वेश्चन को, हम लोग थोड़ा, चलिए इसको स्टार्ट कीजिए। लिखिए इकोनॉमिक ग्रोथ पहले लिखिए। इकोनॉमिक ग्रोथ लिखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे लिखिएगा, जीडीपी पहले लिखिए। All the final goods and services produced within the territory during a financial year is called GDP. GDP is considered as one of the indicator of economic growth. Economic growth economic growth leads to capital formation. Capital formation means if there is an increment in stock, increment in stock, increment in stock, increment in stock in both the terms, human capital and physical capital. And physical
कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसे लिखिएगा। इफ द कंजम्पशन इंक्रीजेस in an economy, there should be an adequate supply of goods and services are necessary to fulfill the supply of that goods or those goods and सर्विसेज। मान लीजिए कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि डिमांड आप क्रिएट कर रहे हैं, तो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको सप्लाई करना होगा। यही तो डिमांड और सप्लाई। अगर आपसे साधारण शब्दों में कोई पूछे इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और आप अगर उसको आप सीधे ये कहें कि द मैनेजमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, तो आपका उत्तर जो है इतिहास। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप केवल इतना कह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई का जो है एक संतुलन स्थापित करना, एक प्रबंधन जो है, इसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं, तो ये जो है आपका एक सही है। तो जैसे डिमांड कैसे बढ़ेगा, तो एक डिमांड, इसीलिए इंडिया को क्या कहते हैं, एक डिमांड ड्रिवेन इकोनॉमी भी कहते हैं। तो डिमांड ड्रिवेन इकोनॉमी कैसे होगी, क्यों डिमांड ड्रिवेन इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है। तो जैसा कि हमने बताया कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड का अभी सबसे ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन यहाँ, तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन का सबसे लीस्ट डिमांड क्या हो गया, फूड शेल्टर क्लोथ। भाई उसको रोटी चाहिए ही, कपड़ा चाहिए ही, मकान चाहिए, आज के डेट में एक स्मार्टफोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, है कि नहीं, एक कैमरा चाहिए ये रील्स बनाने के लिए। नहीं वो सब मतलब अब धीरे धीरे क्या है, रिक्वायरमेंट बढ़ ही रहा है। जैसे कि पहले क्या है कि एक कार चाहिए ही आपको, तो अब ये जैसे जैसे ये बढ़ेगा, तो ये डिमांड बढ़ेगा, तभी तो इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग 1947 में जीएसटी क्यों नहीं लागू किए, 1950 में क्यों नहीं लागू किए, 70 में क्यों नहीं हम लोग जीएसटी जो है लेके आए, इस तरह से लेके आते तो क्या होता, एक और सिविल वॉर हो जाता है इस देश में। समझ में आ रहा है, तो जब आप टैक्स देने की स्थिति में आएंगे, वो ये कहे कि भाई 200 साल अंग्रेजों से लड़ लिए, तुम लोगों से भी लड़ लेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये आपको इतना आसान ये नहीं होता, लेकिन जैसे 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 सुपर रिच टैक्स जो है वो किया जाए, आप टैक्स की स्थिति ये देखिए, आज के डेट में आपको बता देते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज या फिर आगे जब आप लोग पढ़िएगा टैक्स, आज हर वो व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। समझ में आ रहा है, आपकी कोई इनकम नहीं है, और एज ए गवर्नमेंट मतलब हम सरकार की तरफ से अगर हम कहें, तो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी कि आपको रोजगार मिले या नहीं मिले, ये मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम क्या करेंगे कि भाई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट 21 से 40, हमको जैसे ही मिला ये सूचना कि सर यहाँ रोजगार नहीं है, लड़के जो है बेरोजगार, तो इनका डिमांड क्या है, तो ये कह रहे हैं सर कोई एक वैकेंसी निकालिए कि हम लोग जो है बीए हैं, हमारे लिए कोई रोजगार, ठीक है एक निकालो, ऑर्डर करो, आज ही कर दो, अभी कर दो, कि हमारे पास जो है क्या 10,000 वैकेंसी जो है वो हम लोग आज ही जो है नियुक्त कर रहे हैं, किस पे, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 21 से 40, इसमें डॉक्टर भी आ गए, इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस वाले भी आ गए, सारे लोग आ गए। और उसका जो हमने क्या रखा, एग्जामिनेशन जो फी रखा वो कितना रखा हमने, मान लीजिए 1,000 रखा, फिर एक और विरोध आया कि सर महंगा, चलो 500 कर दो, 500 कर दिया, फिर उसमें से जो लड़कियां हैं इनके लिए इनका निःशुल्क, इनका कोई फी नहीं होगा, फिर उसके बाद से अकॉर्डिंगली हम बाकी जो है वीकर सेक्शन के अदर लोग उनके लिए, लेकिन जो 500 रुपया जो हमने फी रखा, ये जो 10,000 लोग हैं इन लोगों की सैलरी, और एप्लीकेशन कितना होगा,
कोई एज्यूम 1 करोड़ से कम नहीं होगा, या हो सकता है क्रॉस भी कर जाए। तो जो लगभग ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है उतना तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा है। आप समझिए इस चीज को, मतलब ये यही चीज हमारा अगर 1990 में हम क्लास ले रहे होते तो ये मेरा विश्लेषण नहीं होता। ये 2024 में हम कह रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। तो अब कितना हो गया, 1 या 1.5 2 करोड़। तो जो ये 10,000 जो वो लोग होंगे, जैसे कि आप, और उसमें भी आप प्रीलिम मेंस 2 तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जाम, कहीं कुछ नहीं करना है। तो एक एलिमिनेटर राउंड में कल एलिमिनेट हो गया, फिर क्वालिफायर होगा, ठीक है ना, फिर फाइनल जो विक्ट्री। तो 10,000 जो बच्चे, और इनकी सैलरी हम कर दिए मान लो कि 50,000 रुपया, 50,000 रुपीज, ठीक है। इस 50,000 सैलरी में जो 10,000 है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इससे आपको नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट जो एक सैलरी जो है वो काफी देता है, उसको कुछ करना ही नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन है इसका, ये कोई आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट अकाउंटेंसी भी पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं इस चीज को ना। तो अब ये क्या हो गया कि ये आप देखिए कि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का कि नहीं है, आप जहां से लेके आइए। तो आप भले ही अनएम्प्लॉयड हो गए, आप बेरोजगार हैं, लेकिन कंज्यूम तो कर रहे हैं ना, तो कंजम्पशन पे हमने क्या किया, टैक्स लगा दिया। कोई रोजगार नहीं है, हम अपने मित्र से मांगे कि 200 रुपया दो, 200 रुपया हम गए, उसके बाद से ट्रेन का टिकट खरीदे, उसमें हमने क्या दिया, टैक्स दिया। हम जो है रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उसमें हमने क्या दिया, टैक्स दिया। इवन आप जो है कुछ नहीं किए, आप कोई भी कमोडिटी खरीदिएगा उस पर आप क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। ये 1950 में संभव होता, 60-70 में। तो जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बढ़ रहा है। लेकिन वही जो आपका क्वेश्चन है कि क्या ग्रोथ से डेवलपमेंट होगा, नॉट नेसेसरली। यही, और ये ऐसा होता गया तो क्या हो गया कि गल्फ होता हो जाएगा, जिसके पास पैसा है वो क्या है, बहुत ज्यादा रिचर होता गया। तो फिर हम लोग जो हमारी जो मूल आइडिया जो थी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी एक व्यक्ति के पास अकूट धन नहीं हो, हम लोग उसी दिशा में चले जाएंगे। तभी तो जो फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि जो कैपिटलिज्म, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या आपको प्रोड्यूस करना है ये भी वही बताएगा। कौन, मार्केट बताएगा। आपको किसके लिए प्रोड्यूस करना है ये भी कौन बताएगा, मार्केट बताएगा। समझ में आ रहा है। 1970s 80s के दौर में आप अगर ऑनर्स भी, आपको कैसे हमने बताएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स अगर किए हुए हैं, इवन आप हिस्ट्री में भी अगर फर्स्ट डिवीजन, ये अपने आप में फर्स्ट डिवीजन है, यूनिवर्सिटी से आप ऑनर्स किए हुए, आपकी जो एक नौकरी लगी हुई है। लेकिन 2024 में आप डॉक्टर, मतलब आप पोस्ट डॉक्टोरल भी है, रिसर्च के, आपका प्रोसेस क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऐसे ही डेमोक्रेटिक इंपावरमेंट में, कि आप अगर किसी भी राजा के लड़के हैं या कुछ भी, आपको कैसे आना होगा, आपको चुनाव लड़ना होगा, पब्लिक अगर वोट आपको कर रही है, तो ये कैसे इवोल्यूशन जिसको कहते हैं ना, यही चीज है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, टैक्सेशन वाला पार्ट जब आएगा। तो ये जैसे हमने कहा कि आप स्पेस इतना ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस पर पेनाल्टी लेगी कि भाई इतना स्पेस तो ये कितना है, डिवाइडेड बाई जो लैंड है उतना डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। आप अपना, अगर आपके पास 10 एकड़ का प्लॉट है, आप उसमें ट्रैक्टर घुमाइए ना, आपको कौन मना कर रहा है, आप स्वतंत्र भारत में है। लेकिन पब्लिक प्लेस तो आपने उतना ऑक्युपाई किया ना। अब समझ में आया ये चीज। तो यही है कि जैसे जैसे जब आप इम्प्रूव करेंगे, जैसे आप समझिए ना कि आपके पास रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे भीड़ हो रही है प्लेटफॉर्म पे, आप ट्रेन भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, अगर आपके पास फर्स्ट क्लास एसी का भी टिकट है तो आपको उसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा ना। प्लेटफॉर्म पे वहां पे कितना, मान लीजिए कि 50,000 लोग जा रहे हैं कहा एग्जाम देने, तो जिस दिन उस जा रहे हैं तो वो क्या हो गया, ये ऑक्युपाई हुआ। तो ये गवर्नेंस का फेलियर है कि पर्सनल व्यक्ति का फेलियर है। तो यहाँ कहिए कि नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इसके वजह से ये पॉलिसी में चेंज नहीं है। समझ में आ रहा है ये, यही से आपका जो सजेस्टिव मेजर्स को क्लियर हो गया। क्या लिखा आप लोगों ने, हाँ हाँ, दोज गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखो। हाँ, देयर आर, there are 4 factors of aggregate demand
इसी को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट वर्ड का क्या मतलब होता है? जैसे कि हाँ वेरी गुड, जैसे एग्रीगेट मार्क्स कितना आया, तो उसमें क्या है कि ऑनर्स पेपर का भी और पास कोर्स का भी सब जोड़ के एग्रीगेट कहते हैं, समझ रहे ना? एग्रीगेट डिमांड, तो जैसे कि डिमांड आपका है, तो अब डिमांड है तो क्या आपको पूरा जो एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड के कितने फैक्टर्स हो गए, तो पहले लिखिए कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है? फिर लिखिए नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स में ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इस चीज को समझिए, रुकिए एक सेकेंड। ये जो है भाई, ये क्या है आउटपुट, इसी को हमने क्या कहा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड इसको हम कह रहे हैं, आउटपुट कह रहे हैं, इसी को हम जीडीपी भी कह रहे हैं। समझिए इस चीज को, जीडीपी कि जीडीपी अब जो है आउटपुट इसके कौन से फैक्टर हो गए, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब डिमांड, तो अब इंडिया एक क्या है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, इंडिया एक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, ठीक है? अब यही है कि डिमांड ड्रिवन, और डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन अगर हो रहा है, इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, मुद्रास्फीति, लास्ट क्लास में भी बताए थे कि जनरल प्राइस लेवल अगर राइज कर रहा है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अगर इनमें से कोई भी बढ़ गया तो आपका एक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, उस इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, डिमांड ड्रिवन। नहीं समझ में आया? जैसे आप ऐसे समझो, कंजम्पशन अगर बढ़ने लग रहा है, कंजम्पशन जैसे कि सब कोई कंज्यूम किया, तो कंजम्पशन नेचर जो, जैसे कि आपको एग्जांपल भी दिए थे कि सबको 10,000 रुपया अगर हम दे देते हैं तो सबका कंजम्पशन पैटर्न अलग होगा। तो कंजम्पशन अगर सब लोगों का बढ़ रहा है, ये किस चीज का इंडिकेशन है, आय हुआ है तभी तो कंजम्पशन कर रहा है ना। तो जब सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट एक एक्सपेंडिचर पे कोई टैक्स लगाए, वही तो लग रहा है ना। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जा रहे हैं, अकेले भी खा रहे हैं, तो बाद में जो वो जो आता है आईजीएसटी लग रहा है, जैसे दो लोग और साथ में बैठ के खा रहे हैं, है ना? तो वो जो आता है वो क्या है, तो ये टैक्स कैसे लगा कि अब ज्यादा कंज्यूम कीजिएगा। गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उससे पैसा लेके, और जो लोग नहीं है इनको हम कैसे सशक्त करेंगे। तो जब आय बढ़ रहा है तो कंज्यूम कीजिएगा, तो कंज्यूम कीजिएगा तो आपका क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन बेस्ड हम क्या करें। और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आपको हम ये भी बताए थे कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होगा। तो जब मनी सप्लाई पूरे इकोनॉमी में मनी बढ़ रहा है, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, या तो मॉनेटरी पॉलिसी होगा तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, और फिजिकल पॉलिसी से टैक्स को बढ़ा दिया, तो कोई एक सर्टेन टैक्स आप बढ़ा दिए, ये कंजम्पशन। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगे, बहुत ज्यादा निवेश अगर आप ये करने लगे, तो इससे भी इन्फ्लेशन होगा, बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो फिर क्या हो गया, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन आएगा। तो फिर तो यही फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेशन के भी फैक्टर्स होते हैं। किस तरह का इन्फ्लेशन, जो डिमांड के द्वारा हो, और जो सप्लाई के द्वारा जो आपके जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसमें क्या हो जाएगा, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा लग रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, वो महंगाई बढ़ती है। तो दो तरह की महंगाई है, आप लोग अभी तत्काल ये सीखे, इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहां से अभी आप उसको समझिए। जैसे दो तरह की क्या महंगाई होगी, जैसे कोविड के टाइम में लगी, कोविड के टाइम में क्या था कि डिमांड, जैसे कि लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं,
तो अब जो डिमांड ड्रिवेन जो इन्फ्लेशन है, अब डिमांड ऑफ फूड का तो डिमांड कीजिएगा ना, कंज्यूम, तो कंज्यूम कैसे कीजिएगा, सप्लाई भी तो होना चाहिए और सप्लाई साइड भी है, तो दोनों तरफ से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ तो भूल जाइए आप, और कहाँ जा रहे हैं आप, नीचे जा रहे हैं आप, लोग रिजर्व जो है उसका इस्तेमाल करने लगे, जो आपके जो संचित निधि है उसमें भी है, उससे ये क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तभी तो -23.9% जो है वो नीचे चला गया एक सर्टेन क्वार्टर में। अप्रैल 30 2020 को नॉट अ सिंगल, पूरे अप्रैल महीना में एक भी ऑटोमोबाइल जिसको कहते हैं ना बाइक ना कार, कोई सेल नहीं हुआ था अब तक जो है, ये पहली बार हुआ अप्रैल 2020 के समय। तो कोविड एक बहुत बड़ा जो समझिए एक पैंडेमिक तो था ही, इसके साथ साथ एक इकोनॉमिकली क्या किया, बहुत ज्यादा आपको पीछे नहीं गया, लेकिन इसमें कुछ सेक्टर जो है बहुत तेजी से उभर के आए, कौन कौन से, जैसे एक आपका ये डिजिटल जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कह रहे हैं, या हाँ मेडिकल जो है सेक्टर हो गया आपका, उसमें आप देखिएगा कि जो एग्रीकल्चर जिसको लोग कह रहे थे कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इकलौता वही एक सेक्टर पॉजिटिव था, जो आपके नॉर्थ से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, यहीं से पॉइंट्स निकलते हैं, जो आप जो इकोनॉमिक्स में जो आप देख रहे हैं ना, एक एक व्यक्ति और उसको जब आप एग्रीगेट कीजिएगा वही तो माइक्रो इकोनॉमी होगी ना, समझ में आ रहा है, तो इसको आप समझिए, तो अब जब से कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है तो आपको क्या एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स हैं, तो इसलिए इंडिया को क्या बोला था, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी या डिमांड ड्रिवेन इकोनॉमी, की डिमांड है, पॉपुलेशन है तो कम से कम खाना तो खाएगा ही ना, कपड़ा तो पहनेगा ही ना, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कभी नहीं यहाँ पे खत्म हो सकती, फूड कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं है, अब कंस्ट्रक्शन जो है डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया ये डेवलपिंग नेशन, इसका क्या मतलब है कि जितने सेक्टर हैं उसमें आपको क्या करना है, बहुत कुछ करना बाकी है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, चाहे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पे हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फील्ड हो, सब में क्या करना है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, यही इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी का है, प्लस पॉपुलेशन आपके पास एक है, इस पॉपुलेशन को स्किल और क्या करना है आपको, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड, तो जो डिमांड, इसलिए इंडिया को क्या कहते हैं, डिमांड ड्रिवेन इकोनॉमी, समझ में आ रहा है, हाँ पूछ रहे थे, अच्छा अच्छा बाल कैसे कर रहे थे, ठीक ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का ये हो गया, क्या लिखा आपने, ये फोर फैक्टर्स, ठीक है, अब आगे लिखते हाँ, इफ कंजम्पशन increases, consumption increases, there is an increment, हाँ, if consumption increases there is an increment in output, आउटपुट मतलब वही जीडीपी जो हो गया, आउटपुट मतलब कि जो आपका ये तीन टर्म होता है, एक को आउटपुट कहते हैं, एक को आउटले कहते हैं और एक को आउटकम कहते हैं, जानते हैं ये आप लोग, आउटले, आउटपुट, आउटकम, आउटले का मतलब हो गया जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट हमारा मान लीजिए 200 करोड़ का है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें, तो प्रोजेक्ट क्या, तो वो आउटले हो गया, आउटपुट क्या हो गया, जो उनको यील्ड मिल रहा है फाइनली, और उसका आउटकम क्या हुआ, मतलब कि ठीक हुआ, हाँ, और ये हमको क्या मिला कि आखिर मिला क्या हमको, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये हो गया, तो ये आउटपुट आपका हो गया क्या, कि कंजम्पशन इंक्रीजेज इट लीड्स टू एन इंक्रीमेंट इन आउटपुट, ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखें, इफ देयर इज, if there is an investment in certain sectors
which are certain sectors which are not adequately performing investment in those sectors lead to lead to investment in those sectors lead to increment in output. जैसे खेती है, मान लीजिए वो नहीं एडिक्वेटली जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप एग्रीकल्चर में क्या किए, निवेश किए। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसका आपके यहाँ बहुत स्कोप है ना। तो कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किस पे, एग्रीकल्चर का। तो जो हमने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वो जो गुड्स है जो प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर, अब वो जैसे ही प्रोड्यूस किया, अगर हम किसी भी मैकेनिज्म से उसको क्या किए, सीधे मार्केट में हम दे दें, होता क्या है, जैसे आप सामान, जैसे वन वे तो हो ही रहा है ना ट्रांसपोर्टेशन, अब वही फार्मर जो है अपने घर से, अगर कोई मान लीजिए कि जैसे कि हमने एग्जांपल दिया आपको कोई कमोडिटी का, वो अगर ऑनलाइन बुक कर रहा है तो अमेजन या फिर इस तरह की जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही है, वहां डिलीवर कर रही है। तो यही है, वाई से वर्षा क्यों नहीं हो सकता है, भाई उसके पास भी रियल प्रोड्यूसर तो वही है, यहीं से वो चीज जो है वो सीधे, या तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो या कोई प्राइवेट जो है ऑर्गेनाइजेशन उसका इंटरवेंशन हो, तो ये जाए और सीधे पैसा कहाँ है। तो जो आप वन साइडेड कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, जो आप लोग पढ़े भी थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मॉडर्न इंडिया जो हिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है कि ड्रेन हो रहा है, एक तो पहले ही से, अब वही यहाँ पे आ जाए, वही मैकेनिज्म से इस तरह से आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप किया जाए। दूसरा आपने क्या लिखा, ये इन्वेस्टमेंट इन दैट फील्ड। हाँ, तीसरा, हाँ, इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक व्यय इसको बोलते हैं हिंदी में। हाँ, इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर increases, it leads to an increment in output. First, in output, first of all, government expenditure in infrastructure, government expenditure in infrastructure like roads, hospitals, schools, colleges, training centers, will lead to an increment in production activity, which further enhance employability मतलब कोई रोजगार सृजन जिसको कहते हैं, which further leads to employability, and once
employment generation happens in an economy will further creates consumption and इंक्रीमेंट इन आउटपुट। दो तरह की यहाँ पे आप लोग चीज देखना है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ऐसे कहा भी जाता है कि जब भी रिसेशन हो उस समय क्या करना चाहिए। तो जॉन मेनार्ड केन्स करके एक थे, आपको बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, उनका एक बहुत फेमस बुक भी है, हाउ टू पे फॉर वॉर। युद्ध होता है उसके लिए कैसे पेमेंट किया जाए, है ना। तो उनका ये था कि एक और बुक है उनकी, जैसे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन, तो जब भी रिसेशन आए तो उसमें उन्होंने ये कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देना। इसको लेके लोगों ने बहुत विरोध किया, ये तो पहले ही से रिसेशन आ रहा है, ये कह रहे हैं और एक्सपेंडिचर बढ़ा। उनका ये कहना था कि एक्सपेंडिचर को जब आप बढ़ाएंगे, जैसे एक्सपेंडिचर किस तरह से, प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर दिए, जैसे दो गांव के बीच में आप सड़क बना दीजिए, बिजली की व्यवस्था कर दीजिए, ठीक है, पीने का वही जो है जैसे कि पानी हो गया, याद है, उसके बाद से जो डेवलपमेंट है वो वहां के लोग कर लेंगे। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, या आप ये कह लीजिए गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, इवन एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस भी हो, वहां पे कोई गवर्नमेंट का कोई अगर एजेंसी भी काम नहीं कर रहा हो, तब भी आप अगर नेक्स्ट 5 ईयर डाउन द लाइन देखिएगा तो आप देखिएगा एक विकसित वो गांव होगा। कैसे? केवल आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है। जैसे आप इनके केस में देखिए ना, महिलाओं के केस में पहले लड़कियों को लोग पढ़ा नहीं पाते थे, या एक केवल प्राथमिक जो है शिक्षा यहीं तक दे पाते थे। इसके वजह ये नहीं था कि वो पढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए वजह ये था कि कोई उस तरह से स्कूल नहीं है, ये ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि दूसरे शहर में जाके तो कहाँ रहेंगी। फिर उसके लिए अब आप देखिए कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे स्कूल, कॉलेज, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज आ गए, जैसे आपको ये ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, तो आप जो शिक्षा चाहिए आपको मिल जाएगा, आपके डोर स्टेप पे मिल रहा है ना। तो अब इससे क्या होगा कि एक वर्कफोर्स आपने क्रिएट कर लिया, ऑनलाइन ही काम करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए भी आप शिक्षित कीजिएगा ना। तो जब आप शिक्षित करेंगे तो क्या होगा, तो आपने एक वर्कफोर्स को बढ़ा लिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये रोल होता है कि जब आप आधारभूत संरचना दे देते हैं, तो अब जैसे कि गांव का ही कोई व्यक्ति, अब उसको फॉर्म भरने के लिए भी 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर जाके किसी एक ब्लॉक पे, और वहां पे एक साइबर कैफे है उस पर निर्भर करना है। वो साइबर कैफे वाला भी अगर क्या भैया लाइट नहीं है जनरेटर चलाएंगे, तो ठीक है, तब नहीं आपको जाना होगा पटना, तो फिर अब पटना वो ट्रेन पकड़ के। पर्पस क्या है, पर्पस है कि कोई एग्जाम है उसका फॉर्म भरना, तो एक फॉर्म भरने के लिए आप देखिए कि एक वर्कफोर्स हमारा तो पिछले 3-4 दिन से वो दौड़ रहा है। ये सुविधा अगर आप उसको दे रहे हैं तो आपने क्या किया, टाइम को मिनिमाइज किया, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या हो गई, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप जब आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ा। प्रोडक्शन एक्टिविटी जब ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन होगा। भाई आप कोई प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको कंज्यूम तो कीजिएगा ना, चाहे वो सर्विसेज के तौर पे हो, चाहे आप क्या करेंगे गुड्स के तौर पे करेंगे, तो अगेन आपका ये क्या हो जाएगा, आउटपुट ये बढ़ेगा। इसीलिए लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर कंजम्पशन को बढ़ाने लगे तो इन्फ्लेशन होगा। इस चीज को समझिए, इन्फ्लेशन कैसे होगा, जैसे कि दो व्यवस्था है। एक व्यवस्था है कि सरकार सबको 10-10 हजार रुपया देने लगे, सोचिए थियोरेटिकली थोड़ा सा। दूसरी व्यवस्था है कि गवर्नमेंट 10 हजार रुपया न देते हुए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सबको जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, और एक आपको एक एडिक्वेट जो है ट्रेनिंग दे दिया, अब आप जो है काम करने के लिए आपको कोई भी नौकरी दे दिया।
कोई भी आप काम करने को तैयार। दोनों में से अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी स्थिति जो है बेहतर होती है? दूसरा वाला। ये तो एक सामान्य व्यक्ति भी बता सकता है। लेकिन जब आप 10,000 देंगे तो ये क्या करेगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन को ये बढ़ाएगा, कंजम्पशन बेस्ड। और उसके बाद जैसे ही उसका प्रभाव खत्म हो गया 10,000 का, फिर आपको जो है सो एक वर्कफोर्स भी आपका तो प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाने में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या अगर इसका खर्च हो रहा है तो वो क्या है? इट इज गुड फॉर योर इकोनॉमी। समझ में आ गया? ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट अगला लिख लीजिए। हाँ, एक्सपोर्ट्स मीन्स निर्यात जिसको कहते हैं, मीन्स सेलिंग योर गुड्स, सेलिंग बेचना, सेलिंग योर गुड्स आउटसाइड योर टेरिटरी। ठीक है, आप अपने क्षेत्र से क्या कर रहे हैं? बाहर जो है, या फिर आप उसमें फॉरेन ट्रेड करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंपोर्ट मीन्स परचेजिंग, हाँ परचेजिंग। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंपोर्ट मीन्स परचेजिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड योर टेरिटरी। ठीक है, ये बहुत सरल शब्दों में बताया गया। इनफैक्ट वो ट्रेड होता है ना, व्यापार। तो आप व्यापार करते तो व्यापार में क्या होता है? खरीदना और बेचना ही होता है। तो उसको बहुत प्रिसाइजली हम कह दिए कि आप अपने सामान को, जैसे इसको हमको क्या करना है? ले जाके अमेरिका में बेचना है। तो जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे, तो पैसा कहाँ आएगा? इंडिया में आएगा। ठीक है, और जब हम कोई इंपोर्टेड गाड़ी, मतलब बाहर से कोई सामान मंगवाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पैसा हमारा वहां जा रहा है, सामान यहाँ आ रहा है। ठीक वही यहाँ पे आप समझिए कि जैसे ही कोई फार्मर जो है कोई सामान मंगा रहा है ऑनलाइन पेमेंट करके, तो पैसा कहाँ? बाहर गया। और कमोडिटी कहाँ आ रहा है? यहाँ आया। जैसे मान लीजिए कोई टी शर्ट ही वो खरीदते, तो टी शर्ट खरीदा तो पैसा गया, तो पैसा कहाँ? वो ले गया लॉजिस्टिक। अच्छा, और भी थोड़ा सा और आप प्रिसाइजली सोचिए, तो प्रोडक्शन करने वाला यूनिट क्या है? वो टी शर्ट जो कोई अपैरल बना रहा है वो कोई कंपनी, खरीदने वाला कोई और ये बीच में जो मार्जिन जो ले जा रहा है ये बनाने वाली कौन? अब टॉप की जितनी 5 कंपनियां आप अगर पूरी दुनिया में देखिएगा, तो उसमें कौन से हैं? ये लोग बनाते क्या है? कुछ नहीं। तो ये कर क्या रहे हैं? उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा तो लिया इन्होंने। अब समझ में आ रहा है? अमेजन क्या बनाता है? कुछ नहीं। फ्लिपकार्ट क्या बनाता है? कुछ नहीं। इनका सामान इनको चिपका दिया, अगर साधारण शब्द में है ना। और वो क्या है? वो वर्ल्ड की टॉप पे। तो किसका उसने फायदा लिया? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। और क्या किया? कहा क्या कि हमने रोजगार दिया लोगों को। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप हैंडलूम के कपड़ों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, या वही जो खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? कहीं जो है खेत में ही तो हो रहा होगा ना। तो कहाँ पैसा जाएगा? फार्मर के पास जाएगा। ठीक है ना। तो इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर आप ऐसा कीजिए, जैसे हमने आपको ये फॉरेन ट्रेड के स्तर पे बताया, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने लगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ने लगे तो ये फैक्टर जो ये बढ़ेगा, तो आपका नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा, तो आउटपुट बढ़ेगा। अब इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को थोड़ा सा आप जो है नैरो डाउन कीजिए, और आप साधारण इसमें समझिए गांव के स्तर पे, कि गांव के व्यक्ति का अगर जो कमोडिटी है, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का सुविधा देके अगर इसका सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा मैकेनिज्म हो, तो पैसा कहाँ आएगा? इसके पास आएगा। और वो कमोडिटी क्या है? वो सेल कर रहा है। तो सीधे जो है वो क्या हो जाएगा? जिसको कहते हैं कि लैंड टू क्या हो जाएगा? मार्केट। तो आप सीधे खेत से सामान कहाँ गया? मार्केट में गया, है ना। और पैसा कहाँ है? यहाँ है। तो टैक्सेशन या फिर अदर जो भी पार्ट है, तो उसमें किसको बेनिफिट होगा? जो वहां का जो जो मतलब ओन जो स्टेट होगा उसका फायदा होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? हाँ, इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने जो बनाया वो क्या बनाया? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इसका क्या था मेन फिलॉसफी? अगर आप ध्यान से देखिए तो
कम और मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड देन एक्सपोर्ट इन इंडिया। तो एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया आप करेंगे तो आप एक तो पहले आए तो यहाँ पे प्रोड्यूस किए तो लोगों को कुछ रोजगार देंगे, फिर यहीं का सामान यहीं का सब कुछ, और इसको बाहर के लिए जो है हम इंपोर्ट अगर कर रहे हैं तो हमको फिर हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमने कभी नहीं ध्यान दिया था, उसमें बहुत सारी जो है समस्याएं भी रही थी इस वजह से। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या एक फेज ऑफ इवोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि जैसे ही 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1947 में हम लोग जो स्टार्ट किए इकोनॉमी, उसी दिन से हम लोग मेक इन इंडिया शुरू करते, नहीं करते। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे है, बिल्कुल एक दिन का ये काम नहीं है ना, तो इवोल्यूशनरी फेज है। तो ये स्कीम ऐसे धीरे 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 यार, इसलिए ये कहना बहुत आसान होता है कि भाई उस समय हम क्यों नहीं किए, इस समय आप लोग समझ रहे ना ये चीज, ये जैसे पेजेस जो आते हैं इस तरह से किया है। फिर आज के बाद और 5-10 साल के बाद और अपडेटेड यही स्कीम जो इससे बेहतर कुछ और आएगा। तो ये मैकेनिज्म जो है ये इस तरह से। तो एक्सपोर्ट क्या लिखा आपने? हाँ, परचेजिंग गुड्स। हाँ, तो नेट एक्सपोर्ट मीन्स net export means that exports are increasing. Exports are increasing. Again, it leads to an increment in output. An increment in आउटपुट मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका ये बढ़ेगा। अब एक्सपोर्ट को आपको बढ़ाना है तो अब नेट एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट क्या है वो कम। अच्छा, अब नेक्स्ट अब आप आगे आप देखिएगा, जैसे करेंट अकाउंट एक होता है, आगे हम बीओपी जब पढ़ेंगे लोग तो समझेंगे। करेंट अकाउंट का मतलब हो गया कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाएगा। अब इसमें जो जो फैक्टर्स है इसमें ये बेहतर हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर ये कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इससे भी आपका आउटपुट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपका जो है अगर निवेश ज्यादा से ज्यादा हो तो बढ़ेगा। कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अब यहां देखिए करेंट अकाउंट, अगर मान लीजिए कि इंपोर्ट आपका ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, ये जो नंबर आएगा ये नेगेटिव में आएगा, है ना। तो नेगेटिव में आएगा तो इसको हम कहते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, अगर नेगेटिव में आएगा तो क्या कहेंगे, करेंट अकाउंट डेफिसिट। और अगर ये मान लीजिए ये पॉजिटिव में आ जाएगा तो क्या जाएगा, ये सरप्लस हो जाएगा। तो अगर किसी भी करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है इसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, ये जीडीपी का कितना परसेंट है। ऐसे मानी हुई बात है कि 3 से 3.5% तक अगर आपका डेफिसिट हो रहा है तो इतना जो है वो चल सकता है। ठीक है ना। तो अब देखिए करेंट अकाउंट डेफिसिट, और आगे आप लोग एक और पढ़िएगा फिस्कल पॉलिसी में, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। मतलब जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया वो क्या हो गया आपका, टोटल जो आपका रेवेन्यू हो गया, और इसमें से ये क्या ग्रांट्स और ये जैसे लोन्स वगैरह एडवांसेस या इंटरेस्ट पेमेंट, इसको रिकवरी उसमें ये अब क्या करते हैं ऐड करते हैं। मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जा रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, और रेवेन्यू जो आप जो टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आपका वो क्या वो कम है। तो ये फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो जब इकोनॉमी में ये फिजिकल डेफिसिट भी हो और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों एक साथ हो, इसको कहते हैं ट्विन डेफिसिट। ये अक्सर पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज ट्विन डेफिसिट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो जब फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों एक साथ है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्विन डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो ये इसको बोलते हैं टैक्सेशन। गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन सिस्टम प्लस
इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, इसको कहते हैं आपका क्या, फिस्कल पॉलिसी। और इंटरेस्ट रेट को चेंज करके जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई आपकी करती है, ठीक है। तो ये दो आपके तरीका क्या हो जाएगा, दो पॉलिसी, जिससे टैक्सेशन, ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये आ गया इसी कॉन्टेक्स्ट में तुरंत बता दिए। तो एक्सपोर्ट को आपको क्या करना है, बढ़ाना है। एक्सपोर्ट आप बढ़ाइएगा तो इट इज गुड फॉर योर इकोनॉमी। और कोई क्वेश्चन है तो क्या लिखा लास्ट कंक्लूडिंग में, अगेन इट लीड्स टू एन आउटपुट, ठीक है ना। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको और हम लोग कंटिन्यू करेंगे।